Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel अर्जिता आशु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं करंट की काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी डिस्कस करने वाली हूँ। आज का टॉपिक है भारत और चीन का संवाद। एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे और भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं उसके हिसाब से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा ये भी बताऊँगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहना होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इंडियन आर्मी ने अक्टूबर 2020 में LAC पर चीनी सैनिकों को किस जगह हिरासत में लिया? इसका आंसर होगा डेमचोक। हालांकि इंडिया ने इंक्वायरी के बाद उसे वापस लौटा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 45 साल बाद इंडिया चाइना LAC पर गोलियां चली, यह घटना कहाँ हुई? इसका आंसर होगा लद्दाख। जान लेते हैं कि लद्दाख में घटना कहाँ पे हुई। पैंगोंग लेक के साउथ एरिया में रेजांग ला के पास घटना हुई है और ये कब हुई? 7 सितंबर 2020 को। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या हुआ और कैसे हुआ? इंडिया चाइना का स्टेटमेंट क्या है? एग्रीमेंट था तो कब हुआ था एग्रीमेंट? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फायरिंग की बात कैसे सामने आई, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल चीन की तरफ 7 सितंबर 2020 की रात को स्टेटमेंट आया। इंडियन सोल्जर्स ने अलार्म फायरिंग किया और उसके रिस्पांस में चाइनीज सोल्जर्स ने भी अलार्म फायरिंग की है। काफ़ी टेंशन है पैंगोंग त्सो लेक के पास। जैसे ही यह बयान आया, वर्ल्ड मीडिया ने इसे पिक कर लिया। कुछ घंटे बाद इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, कहा कि हमारी तरफ से फायरिंग नहीं हुई है। चीन ने उकावे की कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, लेकिन हमारे जवानों ने फायरिंग नहीं की। भारत ने चीन पर समझौतों का उल्लंघन करने और आक्रामक रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। और ये भी जान लेते हैं इंडिया और चाइना के बीच एग्रीमेंट क्या था। घटना के दौरान हमारे सोल्जर्स हथियार के साथ थे, लेकिन दोनों देशों के बीच बड़ा एग्रीमेंट है 1996 और 2005 में। इसमें लिखा है कि इंडिया और चाइना गोलियां नहीं चलाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लेकिन चीन चाहता है कि जो 1996 और 2005 में एग्रीमेंट हुआ था उसका वायलेशन हुआ है, इसकी जिम्मेदारी वह इंडिया पर डाल दे। इंडिया यह कह रहा है कि ये वायलेशन चाइना ने किए हैं। इससे पहले गोली चलने की घटना 45 साल पहले हुई थी 1975 में अरुणाचल प्रदेश में। तब गोलियां चली थी। उस समय चीन के कुछ सोल्जर्स LAC क्रॉस करके इंडिया में घुस गए। उन्होंने 4 भारतीय जवानों को शूट किया। अनफॉर्चुनेटली चारों जवान शहीद हुए। यह 1975 में हुआ। ये वो साल था जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बन चुका था। चीन नाखुश था तो चीन ने फायरिंग शुरू कर दी थी अरुणाचल प्रदेश के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने लद्दाख में अगस्त 2020 को किस जगह चीनी सेना के सर्विलांस कैमरे तोड़ दिए और चीनी कब्जे की कई कोशिशें नाकाम की? इसका आंसर होगा ब्लैक टॉप। इससे जुड़ी घटना को जान लेते हैं। यह घटना 20 से 30 अगस्त की रात की है। चीनी PLA ने लद्दाख में पैंगोंग झील के साउथ में मौजूद ब्लैक टॉप पहाड़ी पर सर्विलांस कैमरा तैनात कर दिया था। चीनी सेना 3 बार कब्जा करने की कोशिश कर चुकी है और इंडियन आर्मी ने पीछे धकेल दिया। इसके बाद चीनी और इंडिया के टैंक आमने सामने तैनात हो गए। ये ब्लैक टॉप कहाँ है इसे भी जान लेते हैं और यहाँ पे क्या हुआ। पैंगोंग त्सो लेक के सामने यानी साउथ साइड में, इसी साइड में से एक पहाड़ी के ऊपरी हिस्से का नाम है ब्लैक टॉप। इसे काला टॉप भी कहते हैं। वहाँ पर चीनी सैनिकों ने कैमरे और कई इक्विपमेंट लगा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAC पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद और चीन के 43 सैनिक हताहत हुए। यह घटना 15 जून 2020 को किस जगह हुई? इसका आंसर होगा गलवान वैली। यह जो घटना थी 15 जून 2020 की रात की है। इंडियन आर्मी ने कहा कि कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि 43 चीनी सैनिक हताहत हुए। घटना से 1 घंटे पहले तक कमांडिंग ऑफिसर
कर्नल संतोष बाबू चीनी फौजी से बातचीत कर रहे थे, लेकिन चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया और वो भी शहीद हो गए। दशकों के बाद ऐसा हुआ है जब सैनिक शहीद हुए हों। ये घटना कैसे हुई, इसको जान लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 जून की शाम मामले को सुलझाने की प्रक्रिया चल रही थी। भारत की ओर से कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू चीनी पक्ष से सेनाएं हटाए जाने को लेकर बातचीत में शामिल थे। वे झड़प के 1 घंटे पहले तक चीनी सेना से बात कर रहे थे। 15 जून की सुबह बातचीत में सहमति बनाई गई थी कि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र से हट जाएगी। शाम को कमांडिंग ऑफिसर करीब 50 जवानों की पार्टी के साथ स्टैंड ऑफ पॉइंट का जायजा लेने गए थे। वह यह देख रहे थे कि वादे के मुताबिक चीनी सैनिक वापस गए हैं या नहीं, लेकिन चीन ने एक बार फिर चालबाजी की। भारतीय सेना जब LAC के इस और अवैध रूप से बनाए चीनी ढांचे तोड़ रही थी, तभी बड़ी संख्या में चीनी टुकड़ी वापस आ धमकी। सूत्रों के मुताबिक करीब 250 चीनी सैनिक पेट्रोल पॉइंट 14 पर जमा हो गए। इन लोगों को भारतीय जवानों ने भारत की सीमा में घुसने से रोका। तभी कांटेदार डंडे लेकर चीनी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों सैनिकों के बीच यह झड़प गलवान नदी के बीच में हो रही थी। इस वजह से बड़ी संख्या में सैनिकों की जान चली गई, क्योंकि घायल होने पर वे नदी में बह गए। और जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट था, उसके तहत एक दूसरे पे गोलियां नहीं चलाई जा सकती थी। तो इस बात को दोनों साइड ने फॉलो भी किया, लेकिन अब टेंशन बहुत बढ़ चुकी थी। तो 15 जून की रात को इस हिंसक झड़प में इसमें ऐसी चीज का इस्तेमाल किया गया होगा जो शार्प हो, पत्थर और डंडे। हिंसक झड़प इतनी ज्यादा थी कि दोनों तरफ के कई सैनिक गंभीर रूप से हताहत हुए। कई सैनिक गलवान रिवर में गिर गए। कुछ घंटे यह घटना हुई, जिसमें चीन के 43 सैनिक हताहत हुए, लेकिन कितने चीनी मारे गए इसका खुलासा नहीं हुआ है। भारत में डेमोक्रेसी है इसलिए हम बताते हैं, लेकिन चीन में लोकतंत्र नहीं है। उसने रात तक नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं। हालांकि LAC पर चीनी हेलीकॉप्टर लगातार आते जाते रहे, इससे लगता है कि वहां भी अच्छी खासी कैजुअलिटी हुई है। LAC की वास्तविक नियंत्रण रेखा है क्या, इसको हम जान लेते हैं। LAC इंडियन कंट्रोल्ड एरिया और चाइनीज नियंत्रित एरिया को अलग करता है। भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीनी इसे लगभग 2000 किलोमीटर मानते हैं। यह 3 पार्ट में है। पहला लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। दूसरा सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश। इसका प्रयास अलग अलग वक्त रह चुके प्रधानमंत्री कर चुके हैं। 1988 में राजीव गांधी, 1991 में PV नरसिम्हा राव, यहाँ तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मई 2015 में जब चीन की यात्रा की थी, तब भी यह कोशिश की थी। PM नरेंद्र मोदी ने चीन को LAC को स्पष्ट करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन ने इसे खारिज कर दिया था। तो ऐसा लगता है कि चीन नहीं चाहता है कि LAC स्पष्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने खूनी झड़प के दौरान हिरासत में लिए 10 भारतीय सैनिकों को 3 दिन बाद 18 जून को रिहा किया। इनमें कितने ऑफिसर थे? इसका आंसर होगा 4 ऑफिसर। दरअसल घटना क्या थी, इसे समझ लेते हैं। गलवान घाटी में 15 जून की रात को खूनी झड़प के दौरान कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। भारत के 78 सैनिक घायल भी हुए थे, जिनका अस्पताल में इलाज चला। द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार चीनी फौज ने खूनी झड़प के दौरान ही 10 भारतीय सैनिकों को हिरासत में ले लिया था। उन्हें छुड़ाने के लिए भारत की ओर से मेजर जनरल को वार्ता करनी पड़ी थी। 18 जून की शाम 5 बजे भारतीय सैनिकों को चीन ने रिहा किया। इनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर और 6 सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने साल बाद 15 जून 2020 को भारत और चीन सीमा पर सैनिकों की जान गई? इसका आंसर होगा 45 साल। भारत चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। इसके बाद 1967 में सिक्किम के पास नाथुला में बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें बताया जाता है 300 से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में किस मिलिट्री बेस पर 3 जुलाई को जवानों को संबोधित किया?
इसका आंसर होगा नींबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलवान झड़प के 18 दिन बाद 3 जुलाई को अचानक लेह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अफसरों से सीमा की स्थिति का जायजा लिया। वे मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती सैनिकों से भी मिले। नींबू बेस समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और कठिन इलाकों के बीच है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और जास्कर रेंज से घिरा हुआ है। यहाँ पर पीएम ने थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी थे। जवानों को 26 मिनट का संबोधन दिया और मनोबल बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन तनाव के बीच जुलाई 2020 में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी? इसका आंसर होगा 38,900 करोड़। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। 2 जुलाई को डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें फैसला हुआ कि 33 फाइट जेट, 300 लंबी दूरी की लैंड अटैक मिसाइल और 250 एयर टू एयर मिसाइल खरीदी जाएगी। 12 नए सुखोई Su-30 MKI और 21 नए MiG-29 विमान शामिल हैं। इसके अलावा 59 MiG-29 विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। सरकार ने कहा कि 248 एस्ट्रा BVR, इसका फुल फॉर्म है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी खरीदी जा सकती है। ये मिसाइल हवा में मारने की क्षमता रखती है। बैठक में पिनाक मिसाइल को खरीदने पर भी मुहर लगाई है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर तक जाने में सक्षम है। ये सब फैसले रक्षा मंत्री ने बॉर्डर सुरक्षा को ध्यान में रखकर और वहां की मौजूदा स्थिति को देखकर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RIC ग्रुप की बैठक 23 जून 2020 में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस भारतीय डॉक्टर की याद दिलाकर चीन को संदेश देने की कोशिश की? इसका आंसर होगा डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस ने। 23 जून 2020 को भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई। रूस के न्योते पर हुई इस त्रिपक्षीय बैठक में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने डॉक्टर कोटनिस की याद दिलाई। इससे पहले डॉक्टर कोटनिस का जिक्र चीनी विदेश मंत्रालय ने फरवरी में किया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक पत्र लिखकर इस बीमारी से लड़ने के लिए चीन को हर संभव मदद देने की बात कही। उस वक्त चीनियों ने यह भी कहा कि भारत के इस प्रस्ताव ने डॉक्टर कोटनिस की याद दिला दी। डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस कौन थे, इसके बारे में जान लेते हैं। चीन में इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनका स्मारक भी है। वे महाराष्ट्र के शोलापुर में पैदा हुए थे। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस ने मेडिकल की शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से ली। 1938 में चीन पर जापानी हमला हुआ तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू से निवेदन किया कि कुछ डॉक्टर चीन भेजिए। उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय जनता से चीन की सहायता करने की अपील की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वयंसेवक डॉक्टरों की एक टीम तैयार की और 12,000 रुपये की राशि चीन भिजवाई। डॉक्टर की उस टीम में इलाहाबाद के डॉक्टर M अटल, नागपुर के M चोलकर, शोलापुर से डॉक्टर कोटनिस और BK बासु एवं देवेश मुखर्जी कोलकाता से थे। इस टीम के सभी डॉक्टर चीन में सेवा करने के बाद भारत वापस आए, सिवाय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के। 1939 में यह टीम यूनान पहुंची, जो उस समय क्रांतिकारियों का आधार शिविर था। वहां उस मेडिकल टीम का स्वागत माओ त्से तुंग ने किया। यह किसी एशियाई देश से चीन पहुंचने वाली पहली मेडिकल टीम थी। डॉक्टर कोटनिस कुल 5 साल चीन में रहे। उन्होंने युद्ध के मोर्चे पर घायल चीनी सैनिकों की सेवा की। वहीं शादी की, एक बेटा हुआ, उसका नाम इन्हुआ रखा। इस चीनी नाम का मतलब था भारत और चीन। 9 दिसंबर 1942 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर माओ त्से तुंग ने कहा कि हमारी सेना ने एक मददगार खो दिया, चीन ने एक दोस्त को खो दिया। उनकी अंतर्राष्ट्रीय भावना हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी।
चीन ने हेपेई राज्य में शहीद स्मृति स्थल में एक स्थान डॉक्टर कोर्टनिस को समर्पित किया गया है, जहां उनके द्वारा प्रयोग किए गए मेडिकल उपकरण एवं उनके चीनी नेताओं के साथ फोटो प्रदर्शित है। एक फोटो में वो माओ त्से तुंग के साथ नजर आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय 22 से 24 जून रूस यात्रा पर गए। उन्होंने वहां किस समारोह में हिस्सा लिया? इसका आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विक्ट्री डे परेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने किन कंपनियों से चाइनीज 4G प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद करने को कहा है? इसका आंसर होगा BSNL और MTNL। भारत चीन LAC विवाद के बाद सरकार का यह रुख है। माना जा रहा है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सुरक्षा के मद्देनज़र यह फैसला लिया। यह भी माना जा रहा है कि चीनी कंपनियों के प्रोडक्ट नेटवर्क सुरक्षा को लेकर हमेशा ही खतरा रहे हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने चीन की किस कंपनी को कॉरिडोर बनाने को दिया कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया? इसका आंसर होगा बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड। इसको रद्द रेलवे की एजेंसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया। कितने का कॉन्ट्रैक्ट था ये भी जानते हैं। चाइनीज़ कंपनी को जून 2016 में यह कॉन्ट्रैक्ट 471 करोड़ में दिया था। इस रकम से कानपुर दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन में 417 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सिग्नल का काम होना था। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त करती हूँ। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाने वाली हूँ जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। जय हिंद।